नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेता हुए शामिल। रेखा गुप्ता ने संभाला दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार। आज शाम होगी कैबिनेट की पहली बैठक। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के नेताओं ने की शिरकत। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। राज्य में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे। मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी, 92,000 नौकरियां देने का वादा। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर वार्ता संपन्न। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर बनी सहमति। 150 यार्ड के नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण रोकने का दोनों देशों को अधिकार। घुसपैठ रोकने की दिशा में तेजी से होगा काम। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हालत चरमराई। आधी टीम वापस लौटी पवेलियन। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के संजय झा और लल्लन सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली की सियासत में 2 दशक से ज्यादा के वनवास के बाद सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी दिल्ली के लिए बतौर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुना, जिसके बाद आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इसी के साथ प्रवेश साहिब सिंह समेत 6 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। वो दिल्ली की चौथी और भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए सचिवालय पहुंची, तो इस दौरान भाजपा नेताओं ने पूरे जोश से उनका स्वागत किया। वहीं आज शाम 7 बजे दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें बड़े अहम फैसलों की संभावना है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है, उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। और वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को दिल्ली में लाएंगे। हमने देखा कि पिछले कुछ
सालों में दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, मगर इसके साथ में खुशी भी है कि हमको प्रधानमंत्री जी का साथ मिलेगा। भारत सरकार के साथ मिलकर उनकी सारी योजनाओं को, विजन को दिल्ली में लेकर आना और सारी जनता के जितने भी वायदे किए सबको पूरा करना, ये हमारे सामने चुनौती है और हम सारे वायदों को पूरा करेंगे। और वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता दिल्ली में स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ यमुना नदी उपलब्ध कराना होगा। प्राथमिकताएं तो यही हैं जो सबसे पहले बेसिक चीजें जो अब तक नहीं मिल पाई, साफ पानी मिले दिल्ली के लोगों को, साफ हवा मिले, साफ यमुना जी मिले, ये सारी वो चीजें हैं जो दिल्ली को अब तक नहीं मिल पाई और बहुत जल्दी आपको ये सब मिलेगा। और वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने 11 साल से जो दिल्ली का बुरा हाल कर रखा था उसको जल्द दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते, सुंदर, संवरती, अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। और भाजपा की रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। इससे पहले दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी इस पद पर रह चुकी हैं। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने 13 अक्टूबर 1998 में देश की राजधानी में पहली मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने पहली बार 3 दिसंबर 1998 में पहली बार शपथ ग्रहण किया था। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं आज दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी भाजपा की रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण के बाद आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीए बैठक के बाद डीडी न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की। मोहन यादव हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में कमल खिला है, अब आगे बारी बिहार की भी है। हमारा सबका सौभाग्य है, इससे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिल रहा है और सभी राज्य सरकारें सुशासन के कारण जानी जाती है। भाजपा पे लोगों का भरोसा बढ़ा है, यही कारण है 21 से ज़्यादा राज्यों में सरकार बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। क्या लगता है कि जो एनडीए की बैठक है इसमें मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जो संवाद करते हैं वो एक मिलने जुलने का बेहतरीन माध्यम होता है? हाँ, ये उत्साह उमंग बढ़ाता है, सरकारों का कॉन्फिडेंस आता है। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय एचएम साहब का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबका आभार है। इसी से हमारी आंतरिक ताकत भी बढ़ती है और ये नए उमंग और उत्साह बढ़ाता है। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि आंतरिक ताकत बढ़ती है ऐसी बैठकों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के बैठक का आयोजन करते हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। ये पिछले साल के मूल बजट से 9.8% अधिक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व में बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण, विस्तार और निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच और प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबंध सेवाओं हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%,
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक IT सिस्टम्स में लैस करने के लिए बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2025 से 26 का ये बजट गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान को समर्पित है। 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर आए। 14 लाख से अधिक इसमें विदेशी पर्यटक भी थे। और पर्यटन में जो उत्तर प्रदेश पहले तीसरे नंबर पर था, वह उसने 2019 के बाद से जो गति पकड़ी, वह नंबर 1 पर देश के अंदर आने में सफल हुआ है। और 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता, किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। माता अहिल्याबाई होलकर का ये 300वां जन्म जयंती वर्ष है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए योजना हम इसके साथ करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहां पे प्रावधान किया है। मिजोरम आज यानी 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मिजोरम के लोगों को उनके राज्य दिवस पर हार्दिक बधाई। ये जीवंत राज्य अपने लुभावने परिदृश्यों, गहरी परंपराओं और लोगों की उल्लेखनीय गर्मजोशी के लिए जाना जाता है। मिजो संस्कृति, विरासत और सद्भाव का एक सुंदर मिश्रण दर्शाती है। मिजोरम की समृद्धि जारी रहे और आने वाले वर्षों में इसकी शांति, विकास और प्रगति की यात्रा और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ज्ञानेश कुमार ने देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में शामिल हुई ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए हर स्तर पर काम कर रही है और इसी मुद्दे पर ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से बातचीत की। डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने अधिनियम के लागू नहीं हुई उससे पहले दिल्ली में सीएम महिला हो गए। मेरी ओडिशा में, राजस्थान में डिप्टी सीएम भी महिला हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, उसी की दिशा से भारतवर्ष जा रही हैं। भारत के दिल में अभी महिलाओं की राज चलेगी तो मतलब गांव की महिला सशक्त होंगे, सबल होंगे, वही मोदी मंत्र। हमारे देश के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। ऐतिहासिक अभिलेखों का संरक्षण और उन्हें डिजिटल रूप में सहेजने का कार्य अब तेजी से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों के संगठन स्वारविका, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका इस विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं। आज इस संगठन की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हुई।
बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने की दिशा में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 300 मिलियन पन्नों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। अभिलेखों के डिजिटलीकरण करने के लिए, आर्काइव्स को डिजिटाइज करने में जिस तरह से भारत में पिछले वर्षों में काम हुआ है और हमने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन प्रोग्राम जो है हम कर रहे हैं, लगभग 300 मिलियन पेजेस को डिजिटाइज करके 100% डिजिटाइज्ड आर्काइव बनने वाले पहले देश बनने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्षमता का लाभ हमारे साझेदारों को, दूसरे देशों को भी मिले। एक दूसरे से के किए गए काम से हम सीखें, समझें और अपने यहाँ इन वैश्विक धरोहरों को संजोने के लिए काम करें। और वक्त यहाँ पर हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। BSF और बॉर्डर गार्ड सुरक्षा बल के बीच 55वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में संपन्न हुआ। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी ने बैठक में भारत बांग्लादेश संबंधों पर जानकारी देते हुए कहा कि खुशियारा रिवर के पानी को लेकर बात हुई है। सामान्य बातचीत के आधार पर इस मामले को हल किया जाएगा। Sharing it, so many rivers we have in common. So we discussed about Kushiara River mostly, and we also highlighted the sudden release of water in Tista was little more in last couple of days. So in broad we discussed in general, so that any prior release of water is notified to Bangladesh, so that without flood people can take care of their situation. That's what we highlighted. But this sharing in details, I think that's the more of the proper agenda for the River Commission and then other departments, and that's why it was beyond the mandate of this meeting. और वहीं भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि 150 यार्ड को लेकर जो विवाद है उस पर दोनों देश बात कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई समस्या नहीं रहेगी। 4 दिन के डिस्कशन में जो 150 गज में फेंसिंग को लेकर मसला था, क्या सोल्व हो गया है और घुसपैठ के लिए आगे क्या है? काफ़ी हद तक चर्चाएं हो गई हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से चर्चाएं हुई हैं और जिस प्रकार से एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया, आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा इशू पेंडिंग नहीं रहेगा। दलजीत सिंह चौधरी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर जो अत्याचार की बातें आती हैं वो गलत हैं। दुर्गा पूजा वहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कानून व्यवस्था की जो समस्या वहां हुई वो राजनीतिक गतिविधियों के कारण हुई है, ना कि अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ जो बांग्लादेश रख रहे हैं। The sanctity of the border, both BSF and BJP, and at the same time Government of India follows non-lethal strategy at the border of Bangladesh, at times taking the advantage of night cover after breaching the fence. Some miscreants try to enter our territory. Here they try to overwhelm and overpower the BSF personnel. In this meeting, we have urged
DGP to ensure that the border remains absolutely secure and no infiltration happens on the border so that such kind of incidents don't happen. सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म आज मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन बन गया है, लेकिन मनोरंजन के इन माध्यमों पर आए दिन अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों के प्रयोग के मामले सामने आते रहते हैं। देश में मनोरंजन के साधन समाज में अश्लीलता और फूहड़पन को बढ़ावा न दे सके, इसके लिए सरकार ने एक बार फिर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स यानी OTT को एक एडवाइजरी जारी की है। इन दिशा निर्देशों का मकसद समाज में मनोरंजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों पर प्रतिबंध लगाना है। मंत्रालय ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के कई कार्यक्रमों में अश्लीलता और अमर्यादित शब्दों के लगातार प्रयोग के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। सरकार का कहना है कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिकेशन को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना जरूरी है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध का उत्सव मनाना और उसे मजबूत करना है। तमिलनाडु से आए स्वयं सहायता समूह, मुद्रा ऋण लाभार्थी और प्रचारकों का रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इन पर पुष्प वर्षा भी की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य एवं जिलाधिकारी S राजलिंगम ने स्वागत समारोह की अगवानी की। और वहीं महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ के चलते 25 दिन राम मंदिर निर्माण कार्य रुका रहा। समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के उद्देश्य से मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों और तकनीकी अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। राम मंदिर निर्माण कार्य की अवधि को बढ़ाकर अब जून तक कर दिया गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, मार्च महीने में मंदिर को पूरा करने का और जून महीने में परकोटा के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। अब मंदिर का निर्माण जून तक और परकोटे का कार्य सितंबर तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रगति में तो निश्चित रूप से थोड़ी सी एक तरीके से बाधा है। ये जो 25 दिन का कार्य रुक गया, इससे हम पीछे हो गए। जो मार्च महीने में मंदिर को पूर्ण करने का कार्यक्रम था कि मंदिर हम पूर्ण कर लेंगे और जून महीने में परकोटा पूर्ण कर लेंगे, ये दो जो प्रमुख निर्माण के एक तरीके से माइलस्टोन थे, अब उसे पुनरीक्षित करके मंदिर को हम जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। और वहीं जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री अजय शंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वैश्विक स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का सामना दुबई में बांग्लादेश से जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के फैसले को जल्द ही गलत साबित कर दिया। टीम इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे 35 रन पर बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को 0 पर और मेहदी हसन मिराज को 5 रन पर आउट किया। हर्षित राणा ने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को आउट करने में सफलता पाई। वहीं अक्षर पटेल ने तंजिद हसन और मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। जाकिर अली और तौहीद हृदोए ने पारी को संभाला और स्कोर 100 के पार पहुंचाया। ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 132 रन बना लिए थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
साइबर फ्रॉड के बढ़ रहे हैं मामले। कौन है ये साइबर अपराधी, कैसे अंजाम देते हैं ये साइबर फ्रॉड को? फ्रॉडस्टर्स जो हमारे सिटीजन्स की जो इमोशंस हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं। अननोन नंबर से लिंक या एपीके फाइल इस तरह को वो शेयर करता है आपको व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे या जहाँ भी, तो उसको डाउनलोड नहीं करें। तो सबसे बड़ी बात तो जानना जरूरी है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो या सिम कार्ड, किसी और को दे देना एक बहुत बड़ा अपराध है। देखिए साइबर अलर्ट इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऊंची बनती इमारतें या सेंसेक्स का ग्राफ, निवेश के लिए बेहतर रियल एस्टेट या शेयर बाजार, क्या इनसे सुरक्षित होगा भविष्य का मजबूत आधार? विशेषज्ञ बताएंगे आपके फायदे से जुड़ी हर बात। देखिए मनी मंत्र में रियल एस्टेट बनाम शेयर बाजार, इस शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिल्ली में हुआ रेखा का राज तिलक, संभाली दिल्ली की कुर्सी। रेखा कैबिनेट की पहली बैठक में क्या हुए फैसले? दिल्ली की नई सरकार और उसकी चुनौतियों पर करेंगे विशेष चर्चा। यूपी के बजट में क्या रहा खास, बताएंगे हम। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा पर क्या हुई बात, होगा चैंपियंस ट्रॉफी का हर अपडेट। देखिए दिन की हर बड़ी खबर न्यूज नाइट में रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नसीम को भेज देता हूँ। जी का काम किया आज, और नॉर्थ ईस्ट पूरा भारत का है और पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट का है। ये भावना के साथ आज पूरा देश बड़ी आशाओं के साथ नॉर्थ ईस्ट को देख रहा है। यहां मेरे सामने जो युवा उपस्थित हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं और मोदी जी ने वो अपॉर्चुनिटीज को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसका बड़े ढंग के साथ आयोजन किया है। बदलने के लिए पैसे जा रहा था। टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक और बैंकिंग से लेकर बिजनेस तक, हर क्षेत्र में आज नॉर्थ ईस्ट के लिए अनेक अनेक संभावनाएं, अपॉर्चुनिटी खोलने का काम भारत की सरकार ने किया है। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के सामने आया हूं, तब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। जब मैं मेरी पार्टी का अध्यक्ष था, तब 22 दिन तक नॉर्थ ईस्ट का मैंने बाय रोड दौरा कर कर नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि को समझा था। समृद्धि से मेरा मतलब आर्थिक समृद्धि नहीं है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 220 से ज्यादा अधिक जातीय समूह रहते हैं, 160 से ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं, 200 से ज्यादा बोलियां और भाषाएं बोली जाती है, 50 से ज्यादा यूनिक
फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और 30 से ज्यादा क्लासिफाइड पारंपरिक नृत्य नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज भी जीवंत है। 25 से ज्यादा समग्र विश्व में अलभ्य वाजिंत्र वाद्य यंत्र नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति में समाहित है और 100 से ज्यादा, मैं मणिपुर वालों को इसमें सबसे ज्यादा मार्क देता हूं, 100 से ज्यादा खाने पीने के व्यंजन भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। और ये सारी चीजें एक प्रकार से न केवल नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे भारत के लिए ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत का, एक रिच ट्रेडिशन का बड़ा खजाना है और पूरा भारत ये रिच कल्चरल हेरिटेज पर गर्व करता है। पूरे भारत को ये रिच कल्चरल हेरिटेज पर प्राइड है और मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बगैर भारत अधूरा है और भारत की कला के बगैर नॉर्थ ईस्ट अधूरा है। आज एक प्रकार से 2 राज्य हमारे, अरुणाचल और मिजोरम, दोनों का फाउंडेशन डे है। मिजोरम और अरुणाचल सदियों से हमारे हिस्से रहे, कई सदियों से हमारा हिस्सा रहा, मगर राज्य के रूप में एक अस्तित्व आज ही के दिन आया था। मैंने सुबह ही ट्वीट कर दोनों राज्यों के निवासियों को बधाई दी है। आज मैं फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को, ये दोनों राज्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये पूर्वोत्तर एकता उत्सव, इसका थीम एक आवाज एक राष्ट्र है। हमारा देश अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृति, अनेक प्रकार के व्यंजन और अनेक प्रकार की वेशभूषा इससे बना हुआ देश है। दुनिया को इसमें शायद दिक्कत दिखती होगी, मगर मेरा स्पष्ट मानना है कि अनेकता में एकता ये हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज दुनिया में भारत के अलावे कोई ऐसा देश नहीं जिसमें इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे कल्चर, इतनी सारी बोलियां और इतने सारे वाद्य इंस्ट्रूमेंट और डांस एक साथ एक देश में एग्जिस्ट करते हों। और जहां तक आपके आयोजक का सवाल है, असम राइफल और नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर, ये दोनों ने इसका आयोजन कर 5 दिन के इस समारोह का आयोजन कर नॉर्थ ईस्ट की एकता को दिल्ली में प्रस्थापित करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं असम राइफल को विशेष कर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। असम राइफल एक प्रकार से भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, असम राइफल की पहचान ही नॉर्थ ईस्ट के मित्र के रूप में की जाती है। सदियों से अनेक संकटों से उत्तर पूर्व को असम राइफल ने कई संकटों से उबारने का काम किया है और आज असम राइफल इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर पूर्व की एकता और उत्तर पूर्व की कल्चरल स्ट्रेंथ को पूरे देश और दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ है। मैं असम राइफल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। खेलों के जुड़े हुए इस इवेंट में 212 टीमें और लगभग 1500 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। जब मैं इनाम वितरित कर रहा था तब मणिपुर वालों को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि ज्यादातर इनाम मणिपुर के हिस्से में आए हैं और ये मणिपुर में स्पोर्ट्स की महत्व को दिखाते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश का सबसे पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारे मणिपुर में बनाने का निर्णय किया है और ये आज आपने निर्णय उचित है ये सिद्ध कर दिया है। मैं आज जब यहाँ आया हूं तब सभी खिलाड़ियों को ये कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर
एक्सीलेंस, ये दोनों सूत्र आज भारत के खेल के विकास के सूत्र बने हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उस वक्त 1 से 10 के टेबल में भारत मेडल के टेबल में 1 से 10वें स्थान पर आ जाएगा। इसका मुझे तो कम से कम पूरा विश्वास है और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का होगा, इसका भी मुझे विश्वास है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब विगत 10 साल में और विशेषकर 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में बहुत बदलाव आया है। हिंसक घटनाओं में 70% की 70% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है और सिविलियन की डेथ में 85% की कमी हुई है। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब धीरे धीरे शांति हो रही है और डेवलपमेंट का, विकास का और सांस्कृतिक विकास का एक नया युग शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ढेर सारे बजटरी प्रोविजन सैकड़ों की संख्या में बढ़ाए हैं। 3 गुना 4 गुना बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया है और 2027 तक नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। इस करने में भारत सरकार सफल होगी, इसका पूरा प्लानिंग हो चुका है। रोड कनेक्टिविटी और एरियल कनेक्टिविटी भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर तहसील तक हम पहुंचा पाएंगे, इसका हमें विश्वास है। जहां तक उग्रवादी ग्रुपों का सवाल है, 2014 से अब तक 10,500 से ज्यादा हथियारी युवाओं ने सरेंडर किया है, वो मेन स्ट्रीम में आए हैं और 12 समझौते 2019 से 24 के बीच में यहां पर हुए हैं। 19 में NLFD और SD का समझौता हुआ, 20 में ब्रू, बोडो और कार्बी समझौता हुआ, 2022 में आदिवासी समझौता हुआ, DNLA समझौता हुआ, 23 में UNLF समझौता हुआ, 23 में और उल्फा समझौता 23 में हुआ, 24 में त्रिपुरा NLFT ETFT के साथ समझौता किया और आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022 और आसाम अरुणाचल सीमा समझौता 2023 में हुआ। ये सारे झगड़े कई दशकों से चलते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर सारे युवाओं को विश्वास दिलाया, आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, आइए मेन स्ट्रीम में आइए। और आज भी मैं यहां से अपील करना चाहता हूं, जो बचे खुचे हथियारी ग्रुप हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं, हथियार डालिए और मेन स्ट्रीम में आइए। आपका भारत की विकास यात्रा में स्वागत है। मित्रों, आज मेरे सामने नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी भी हैं और नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भी हैं और सारे के सारे युवा हैं। मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक विगत 11 साल से लगातार दौरा करने वाला आदमी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो आपको अपना नहीं मानता है। आपके लिए इनके दिल में प्यार न हो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है। देश का हर राज्य के मन में नॉर्थ ईस्ट के लिए एक विशेष जगह है और मैं आशा करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट ने भी आगे बढ़कर समग्र देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, हर तरह के विकास के, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे R&D हो, हर क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हैं जो आपकी राह देख रही है। और आज के कार्यक्रम से दिल्ली के सारे लोगों को ये मालूम पड़ा है, 5 दिन से आप यहाँ पर अलग अलग स्पर्धा में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं। इससे सबको मालूम पड़ा है कि नॉर्थ ईस्ट अब शांति चाहता है, नॉर्थ ईस्ट अब विकास चाहता है और नॉर्थ ईस्ट भारत के
एक अभिन्न अंग के रूप में काम करना भी चाहता है। फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के सारे युवाओं को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं, आइए, समृद्ध और विकसित भारत का भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। 2 कदम आगे आइए, भारत के सारे लोग आपके लिए 4 कदम आगे आने के लिए तैयार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार, 5 की पंचायत आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो दिल्ली को आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री मिल गई। आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, अपने